Namaste everybody. Once again welcome to our class. All of you know that we have been preparing the poem Elegy written in Country Churchyard for a long time. This poem is consuming so much time because of its length. All of you know that we have completed explanations, Hindi meaning, short question and as well as long questions. We have completed more than half part of this poem, but some part of this poem is remaining. So now we are trying to complete this poem. In my last previous class, I explained some of the lines from this poem. Now we will complete next some lines with their Hindi meanings. Our today's lines are: on some fond breast the farting soul relies, some pious droops the closing eyes requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even our ashes live their wonted fires. For thee who mindful of the unhonored dead, dust in these lines their artless tale relate. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirits shall inquire thy fate. Haply some hoary-headed swain may say, often have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. ये हमारी आज की पंक्ति है, आज की लाइन है. देखते हैं क्या अर्थ है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. ऑन सम फॉन्ड ब्रीस्ट. देखो फॉन्ड ब्रीस्ट का मतलब है ब्रीस्ट ऑफ सम डियर पर्सन. ब्रीस्ट ऑफ सम डियर पर्सन. Fond breast. The parting soul. Parting soul means a person who is dying. Parting soul. A person who is dying. Relies means depends on. Some pious droops means tears. The closing eyes, dying person. Again closing eyes. Dying person. Requires need, even from the tomb the voice of nature's cries. Even our ashes live their wanted fires. देखे कवि क्या कहना चाहता है. On some fond breast the parting soul relies. देखो कवि ये कहना चाहता है कि पार्टिंग सोल मरता हुआ व्यक्ति. कवि का कहने का भाव यह है कि मरते हुए व्यक्ति की भी ये अभिलाषा होती है, ये इच्छा होती है. सम फॉन्ड ब्रीस्ट, ऑन सम फॉन्ड ब्रीस्ट रिलायंस, कि वो निर्भर हो, डिपेंड हो किसी अपने प्रियजन के वक्षस्थल पर. अर्थात कहने का भाव ये है कि मरता हुआ व्यक्ति ये आशा रखता है कि उसके अपने प्रियजन हों और वो उसकी मौत पर आंसू बहाएं. ये एक मरते हुए व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं. नेक्स्ट लाइन देखें. सम पायस ड्रूप्स द क्लोजिंग आईज रिक्वायर्स. क्लोजिंग
as requires, मरते हुए जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता होती है some pious drops, कुछ आंसुओं की। मरता हुआ व्यक्ति हमेशा ये आशा करता है कि मेरे जो प्रियजन हैं मैं उनके साथ हूं ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट, और वो जो लोग हैं मेरे प्रियजन जो लोग हैं वो मेरे लिए आंसू बहाएं, रोए। अर्थात दूसरा भाव ये भी है कि वो मुझे याद करें। अगली लाइन देखें, इवन फ्रॉम द टूम द वॉइस नेचर्स क्राइज, इवन फ्रॉम द टूम, यहां तक कि इवन फ्रॉम द टूम, यहां तक कि कब्र में से भी, जब मैं कब्र में लेटा हूं, जब हम कब्र में लेटे हुए हैं, मृत हैं, द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, क्या अर्थ है द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज? इसका सामान्यतः जो मीनिंग है वो इस तरह से है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो भी एक ख्वाहिश रखता है कि लोग हमें याद करें, इवन आफ्टर डाइंग और आफ्टर बरिंग द ग्रेव, the desire of being remembered is also keeping their heart and in their mind. Even from the tomb the voice nature cries, वो ये चाहते हैं कि मर जाने के बावजूद भी, ये जो दोनों लाइन्स हैं, even our ashes left their wanted fires, दोनों ही पंक्तियों का सामान्य समान अर्थ है। इवन फ्रॉम द टूम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहां तक कि मर जाने के बाद भी, कब्र में दफना दिए जाने के बाद भी उनकी इच्छाएं हैं कि हमें कोई याद करे, हमें याद किया जाना चाहिए। इवन अवर आशीष, फिर वही अर्थ है, वही सेम मीनिंग, टूम से, आशीष से, यहां तक कि जो हमारी राख है, मरने के बाद, दफनाने के बाद जो हमारी राख है, लेट दियर वांटेड फायर, वो ये पैशन लिए होती है वांटेड फायर, तब भी उसमें एक अग्नि प्रज्वलित होती है, एक अभिलाषा होती है। वांटेड फायर, तब भी एक उनमें अभिलाषा होती है। कैसी अभिलाषा होती है? कि लोग उन्हें याद करें, लोग उन्हें याद करें। मरने के बावजूद भी लोग उन्हें याद रखें, और वो आदी होना चाहते हैं मरने के बाद भी लोगों की यादों में। इवन अवर आशीष लिव, यहां तक कि हमारे मरने के बाद जो हमारी राख है कब्रिस्तान के अंदर, लिव देयर वांटेड फायर्स, वांटेड का मतलब एक्स्टोमेट होता है वैसे, आदी होना। तो वो ये चाहते हैं कि मरने के बावजूद भी हमें लोग याद करें। फॉर दी हूं, अब देखो यहां से थोड़ा सा भाव चेंज होता है। जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं उनमें, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ समथिंग अनऑनर्ड डेड डस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, द पोएट सेज हिमसेल्फ, पोएट यह खुद से कहता है। क्या कहता है खुद से कवि? फॉर दी, तुम्हारे लिए, फॉर दी, तुम्हारे लिए, हु माइंडफुल, कोई सचेत व्यक्ति, अनऑनर्ड डेड, पहले शाब्दिक अर्थ देख लें, अनऑनर्ड डेड, ऐसे व्यक्ति जिनको कोई सम्मान नहीं मिला, अनऑनर्ड डेड, मरे हुए व्यक्ति जिन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, डस्ट दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, देयर आर्टलेस, उनकी आर्टलेस, कला से विहीन, टेल रिलेट, उनसे संबंधित जो कहानियां हैं, टेल मींस स्टोरी, उनके जीवन की जो लाइफ स्टोरी है, रिलेट, वो वर्णित की गई है। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ अनऑनर्ड डेड, ये जो मरे हुए असामान्य ऐसे व्यक्ति जिनका कोई सम्मान नहीं किया गया है, उनकी जानबूझकर पूरी सचेत अवस्था में मेरे द्वारा कला विहीन उनके जीवन वृतांत का वर्णन किया गया है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में,
मैंने इन लोगों की, जो ये लोग मर गए हैं और कब्रों में दफन हैं, इनके जीवन का कुछ वृतांत यहां प्रस्तुत किया है, बिना किसी कला के, कला विहीन होकर के। If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. Some, if chance, अगर कभी कोई अवसर आया, कभी स्वयं से कहता है कि भाई मैंने तो ऐसा कर दिया है, जानबूझ करके इन लोगों का जीवन हिस्ट्री को, ऐसे लोग जिनको कभी कोई सम्मान नहीं मिला, ऐसे लोगों के जीवन वृतांत को मैंने तो वर्णन कर दिया है इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में। लेकिन इफ चांस, अब कभी अपने बारे में सोचता है कि यदि मेरी मृत्यु के बाद मुझे भी इस तरह दफना दिया जाएगा, और जब मुझे दफना दिया जाएगा तो तब क्या होगा, देखें तब क्या होगा। इफ चांस, बाय चांस, पर चांस, अनायास ही, बाय लोनली, अकेले, लोनली अलोन, कंटेम्पलेशन लेड, कोई कंटेम्पलेशन, डीप थिंकिंग, कंप्लेटेशन मीन्स डीप थिंकिंग, गहरी सोच करता हुआ व्यक्ति। बाई चांस, कोई गहरी सोच करता हुआ व्यक्ति, लैड, वहां से निकले, सम किंड्रेड स्पिरिट, कोई दयालु व्यक्ति, सम किंड्रेड स्पिरिट, कोई दयालु व्यक्ति वहां से गुजरे और वो प्रेरित हो। इफ चांस, अगर कोई ऐसा अवसर आए, बाय लोनली, अकेले अकेले कोई व्यक्ति, कंटेम्पलेशन, डीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग, कभी कह रहा है कि मैंने तो ये काम कर दिया, लेकिन अब खुद की कल्पना कर रहा है कभी कि मैं कब्र में लेटा हुआ हूं, और क्या होता है, इफ चांस, अनायासी, बाय लोनली, अकेला कोई, कंटेम्पलेशन लैड, गहनता से सोच करता हुआ व्यक्ति वहां से गुजरे, सम किंड्रेड स्पिरिट, कोई दयालु व्यक्ति, किंड्रेड, आत्मीयता लिए हुए व्यक्ति, सेल इंक्वायर दाई फेट, और इंक्वायरी करे, सेल इंक्वायर दाई फेट, और इंक्वायरी करे अर्थात जानना चाहे मेरे बारे में। दाई फेट, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे इसीलिए अपने लिए कह रहा है कभी, तुम्हारे भाग्य के बारे में। दाई फेट का मतलब है कि तुम्हारा जो लाइफ हिस्ट्री है, तुमने क्या किया जीवन में, क्या तुम्हारे अचीवमेंट्स थे, क्या तुमने ठीक किया, क्या तुमने गलत किया, इस बारे में अगर कोई जानना चाहे तो। इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन, अगर अनायास ही कोई व्यक्ति गहनता से अध्ययन करते हुए, गहनता से अध्ययन करते हुए यहां से कोई गुजरे, सम किंड्रेड स्पिरिट शैल इंक्वायर दाई फेट, और कोई दयालु व्यक्ति, कोई किंड्रेड, आत्मीयता की उत्तेजना लिए हुए, शैल इंक्वायर दाई फेट, मेरे भाग्य के, मेरे अचीवमेंट्स के, मेरे नुकसान के, मैंने अच्छे जो किए कर्म डीड्स के लिए जानना चाहे तो क्या होगा, ठीक है। हैप्पीली सम हॉरी हेडेड स्वेन में से, और ऐसे जाते हुए कोई जब वहां से गुजरेगा तो हैप्पीली, प्रोबेबली, संभवतः, परहैप्स, हैप्पीली, परहैप्स, सम हॉरी हेडेड, ए पर्सन हु हैज अ व्हाइट और ग्रे, यू कैन से ग्रे हेयर, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर ग्रे हेयर है उसके। हैप्पीली सम हॉरी हेडेड, संभवतः कोई ऐसा, स्वेन मीन्स शेफर्ड, और पीसेंट, कोई किसान, गरीब व्यक्ति, या कोई शेफर्ड, गडरिया। हैप्पीली सम हॉरी हेडेड, संभवतः कोई गरीब किसान या फिर कोई गरीब गडरिया, स्वेन मीन्स गडरिया, शेफर्ड, में से कहेगा, क्या कहेगा, संभवतः जब वो पूछेगा, इंक्वायरी करना चाहेगा वो व्यक्ति सोच में डूबा हुआ जाते हुए, तो वो किसी गडरिया से जिसके बाल सफेद हो गए हैं उससे पूछेगा, तो वो कहेगा, में से कहेगा, ऑफ हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डाउन, ऑफन, अक्सर, वी हैव वी सीन हिम, हम उसे देखते थे, अक्सर हम उसे देखते थे,
एट द पीप ऑफ डाउन ऑफन हैव बी सीन हिम, अक्सर हम मुझे देखते थे, एट द पीप ऑफ डाउन। पीप ऑफ डाउन का मतलब है राइजिंग सन टाइम, टाइम ऑफ राइजिंग द सन, ठीक बिल्कुल सूर्य उदय का समय। एम्पली सम हॉरी हेडेड स्वैन में से संभवतः कोई ग्रे कलर के जिसके बाल हैं ऐसा जो गडरिया है वो कहेगा। ऑफ हैव बी सीन हिम एट द पीप एट डाउन, संभवतः हम उसे देखते थे बिल्कुल सूर्य उदय होते हुए समय। जब सूर्य उदय होता था तो हम उसे देखते थे, वो जाते हुए उसे देखते थे। ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स, ब्रशिंग झाड़ते हुए, विद हैस्टी स्टेप्स तेज कदमों से, हम उस प्रभात के समय उसे देखते थे तेज कदमों से। द ड्यूज अवे, झाड़ते हुए ओस की बूंदों को। जब कभी जाता, वो कहना चाहते हैं कि कभी वहां से जाता था, सुबह प्रभात के समय वहां से जाता था तो क्या होता था, ओस पड़ जाती थी। और जब कभी वहां से तेजी से जाता था तो जो ओस की बूंदें थी, ओस की जो बूंदें थी वो वहां से झड़ जाती थी। ऑफ हैव बी सीन हिम, अक्सर हम उसे देखते थे। एट द पीप ऑफ डाउन, प्रभात के समय, प्रभात की के पहली किरण के साथ, पहले पहले जो डस्ट डाउन होता है, प्रभात होता है, उस समय हम उसे अक्सर देखते थे। ब्रशिंग विद हैस्टी स्टेप्स, तेजी से चलते हुए पहुंचते, ब्रशिंग पहुंचना, पहुंचते हुए विद हैस्टी स्टेप्स, अपने तेज कदमों से। द ड्यूज अवे, उस बूंद को, जो बूंद थी वहां ओस की जो बूंदें थी उनको तेजी से पहुंचते हुए, तेज कदमों से साफ करते हुए बूंदों को तेज कदमों से जाते हुए हम उसे देखते थे। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, टू मीट द सन, सूर्य से मिलने के लिए, अर्थात सूर्य को देखने के लिए। टू मीट द सन, सूर्य को मिलने के लिए, टू मीट द सन, सूर्य को मिलने के लिए। अरे वो सूर्य का मिलना कुछ नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपॉन द अपलैंड लॉन, अपलैंड का मतलब है ए हिल कवर्ड विद ग्रास, और यू कैन से ग्रासी हिल। ओके, टू मीट द सन, अब इसको देखें, टू मीट द सन का क्या मतलब, सूरज से मिलने के लिए। इसका मतलब है कि जो कवि है वो प्रभात के समय जब सूर्य उदय होता है तो उसके मनोरम दृश्य को देखने के लिए, वो कितना सुंदर है, और वह एकांतता महसूस करने के लिए, अपने मस्तिष्क को एकांत करने के लिए ग्रासी हिल, यानी कि ऐसी पहाड़ी पर जाता था तेजी से जहां पर बहुत सारी घास उगी हो, हरियाली हो। टू मीट द सन, सूर्य से मिलने के लिए, अर्थात सूर्य उदय के समय जो मनमोहक दृश्य होते हैं उन्हें देखने के लिए। अपॉन द अपलैंड लॉन, जो कवि है वो जाता था अपलैंड लॉन पर। अपलैंड लॉन ऐसी पहाड़ी जिस पर बहुत सारी घास उगी हुई है, ऐसी पहाड़ी जिस पर बहुत सारी घास उगी हुई है। तो हरियाली के बीच में, हरियाली जिस पर हरियाली छाई हुई है, ऐसी पहाड़ी पर कवि जाता था सूर्य उदय के दर्शन करने, अर्थात सूर्य उदय के समय जो शांति का माहौल होता है, मनमोहक दृश्य होता है, उन्हें समझने के लिए। ओके, दैट इज अवर टुडेज क्लास। आई थिंक समझ में आई होगी। एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा समराइज आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह तो इसके करा चुके हैं, लेकिन इसको पूरा कराएंगे। थोड़ा सा क्या है कि फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि बहुत समय हो गया इस पोएम में, तो ऐसा लगता है जैसे सदियां गुजर गई हो। तो एक दिन में इससे ज्यादा लाइंस तो हो नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। ये 12 लाइंस है आई थिंक सो। तो एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगी, और समझी थोड़ी मस्तिष्क में होनी चाहिए। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है लाइन, कोई बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंसी थी उसको तो पहले करा चुके हैं हम,
और क्वेश्चन वगैरह भी दे चुके हैं। तो आप इसे 1-2 बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।